बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर सेनेट का इजलास, उसके अंदर भी हंगामा आराई देखने को मिलती है। कौमी असम्बली का इजलास, उसमें भी हुकूमत के ऊपर तंज के नश्तर बरसाते हुए हमें मुख्तलिफ रहनुमा देखने को मिलते हैं जिनका ताल्लुक अपोजिशन जमातों से है, बशमूल मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। हालांकि इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर चुके हैं। अब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के बारे में जो चहमगोइयाँ चल रही थी वो खुल के मंजर आम पे आ चुकी हैं और सुनने में ये है कि अपोजिशन का तगड़ा अलायंस जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देगा। हुकूमत इस ज़िमन के अंदर गौर ये कर रही थी कि अपोजिशन के अंदर दरार डाली जाए, लेकिन उन्होंने अपने इत्तेहादियों को अपने साथ मजबूत रखने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से इत्तेहादी हुकूमत से खौफ दिखाई देने लगे और उन्होंने अपने CEC इजलासों में या फिर अपनी मुज़ाकराती कमेटीज के अंदर या उनके जो अहम मेंबर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू शुनीद के अंदर ये बातें मंजर आम पे आना शुरू हुई कि हुकूमत का मलबा हमारे कंधों पे है। अब मलबा किस सूरत में है, ये बातें कुछ ही दिनों के बाद मंजर आम पे आ जाएंगी, लेकिन इस मौके के ऊपर के जब अदलिया में नए जजेस की तयनातियां हुई हैं, नई कमेटीज तश्कील दे दी गई हैं इंतजामी तौर पर, और उसके अलावा हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मंजरनामा बिल्ड होता दिखाई दे रहा है, अपोजिशन तेज तर रवाबित में दिखाई दे रही है। हुकूमत जो है वो अपोजिशन पे इल्जाम तराशी इस ज़िमन के अंदर कर रही है कि अपोजिशन के अपने अंदर दरार है, क्योंकि पिछले दिनों हमें यह देखने को मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेर अफजल खान मरवत को निकालने के अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब के दरमियान भी लड़ाई का मंजरनामा वजह हुआ। उसके बाद सुलह की बातें होने लगी, फिर यह होने लगा कि कोई किसी से सुलह नहीं की जाएगी, फिर यह भी होने लगा कि नई फहरिस्तें मुरतब की गई हैं और आने वाले दिनों में मजीद लोग निकाले जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि कुछ नए लोगों को बीच में भी लाया जाएगा। इस पूरे मंजरनामे में फैसल वावडा साहब ने शेर अफजल खान मरवत साहब को अपनी पार्टी का कह दिया और शेर अफजल खान मरवत साहब ने जवाबी जो है दलाइल अपने भी उनके सामने रखे कि मैं किसी पार्टी में नहीं रहूंगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं रहूंगा। इस पूरे मंजरनामे में जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें हैं, जो खत के जवाब में बातें हैं, जो नए बयानिए के तौर पे हैं, जो आने वाले दिनों के अंदर नए नैरेटिव को आगे बढ़ाने या इकदामात के तौर पे होंगी, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, समझते हैं आज अपोजिशन लीडर ने जो मनाजरे का चैलेंज दिया है महंगाई के ऊपर और अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की जो बातें हैं कहां तक पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने किस चीज़ का चैलेंज किया है? मनाजर किस चीज़ पे? महंगाई के ऊपर। तो आप अपोजिशन लीडर ने बड़ा कमाल किया। आप इस तरह करें, फयाज साहब जो है इनको बिठा दें, किसी को बिठा दें। कोई चीज़ सस्ती है? क्या है सस्ता? इंसानी जान। वो भी महंगी हो गई है। वो कैसे? अब मरने के बाद कफन भी सुना है कि 8,500 रुपये का हो गया है। कब्र जो है उसकी फीस लहदा हो गई है। अब बाकी लवाजमात भी जो है ना वहां पे वो भी महंगे हो गए हैं। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, वही सस्ती है। उसके मरने के बाद उसका अखराजात जो है वो बहुत ज्यादा है। वो क्या नाम? लेकिन नहीं, ऐसा कहना नहीं। ये बातें जो है ना हम टीवी पे कह रहे हैं, लेकिन हमें कहनी नहीं चाहिए। पता क्यों नहीं कहनी चाहिए? उन्हें बुरा लगता है, बड़ा शदीद बुरा लगता है उन्हें। ओहो, वो बुरा मनाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं यार। तो हमने नाराज़ तो करना नहीं उन्हें। अच्छा। बल्कि हम ये कहें कि 125 रुपये किलो हमें मुर्गी मिली है। अच्छा। और हम उन्हें कहें कि जनाब मिल सकती है ठंडी? सर नहीं, ठंडी भी 125 नहीं है वैसे। अच्छा। हम उन्हें कहें 125 रुपये किलो मुर्गी है, 2 रुपये का अंडा हो गया। अच्छा। और बाकी जो मटन है, मटन शायद अंडे के पैसे भी साथ में ही उन्होंने दे देने, अंडा भी ले ले, पैसे भी ले ले। और जो मटन है वो हो गया 300 रुपये किलो। अच्छा, ठीक है। और जो बीफ है वो कहते हैं जनाब आप 200 रुपये किलो लीजिए। इतना सस्ता हो गया आप सोच नहीं सकते। बल्कि दूध वाले तो आप ना बाहर खड़े हैं कंटेनर पे, कंटेनर दूध के, उसके अंदर उन्होंने फ्रीज़र जो होते हैं ना वो बनाए हुए हैं, वो कहते हैं ले जाओ यार दूध इतना सस्ता है। लोग तो अब दूध भर रहे हैं कि रमज़ान शरीफ के लिए इकट्ठा करें। इतना सस्ता हो गया है, अब ऐसे मुनाजरा करते हैं जा रहे हैं। गंदम जो है, गंदम वो सुना है 800 रुपये की बोरी हो गई है। बोरी? हाँ। और चावल भी सुना मैंने कि 125 रुपये किलो हो गए हैं। और दालें सुना वो तो बिल्कुल। मेडिसिन सुना है मेडिकल स्टोर में लिख के लगा दे, एक दवाई लें 3 दवाई साथ फ्री मिलेंगी। सब कुछ सस्ता हो गया। कितने दिनों से सोए नहीं हुए आप?
मैं पूरी कौम तो सोई हुई है यार। आप कहते हैं कितने दिनों से सोए नहीं हुए, सोए तो हुए हम। यासर साहब हम सोए हुए हैं, इसलिए इस झूठ को बर्दाश्त करते हैं। हम सोए हुए हैं, इसलिए हम महंगाई पे नहीं बोलते। हम सोए हुए हैं, हमारे सामने कोई भूख से मर रहा होता है, हम हंसते हैं, एक मोबाइल निकालते हैं, उसकी बेहिसी जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं, चले जाते हैं। हम सोए हुए हैं, हम किसी हुक्मरान को खड़ा करके ये नहीं पूछते कि बताओ भाई तुमने हमसे ये वादे किए थे, पूरे क्यों नहीं हुए। हम सोए हुए हैं, हम अपने वोट की कदर को नहीं जानते। हम सोए हुए हैं, हमें सच सुनना सुनाना नहीं आता। हम सोए हुए हैं, जिस दिन हम बेदार हो जाएंगे, किस दिन होंगे हम उस दिन बेदार होंगे जिस दिन हमें यह पता लगेगा अब हमारे ही घर में आग लग गई है। अभी तक आग कुछ घरों में लगी है ना, तो सर वो भी तो आग बुझाने की कोशिश थोड़ी करते हैं, उस आग से भागने की कोशिश कर रहे हैं सारे। नहीं, जागना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल जागना तो पड़ेगा। मकाफात अमल तो है ना, अल्लाह की कुदरत है ना। मकाफात अमल से याद आया, वो मरीम नवाज साहिबा ने कहा है मकाफात अमल है जो दूसरों को जेल में रखता था, आज मेरे पास अडियाला जेल में पड़ा। जी बिल्कुल ठीक है, उसने बड़ी अच्छी बात की है। मैं मरीम साहिबा की इस बात से 101% एग्री हूँ। तो उसके बाद किसके साथ होगा? मकाफात अमल का पहिया रुकता तो है नहीं। बस फिर उसके बाद किसके साथ होगा? उसके बाद भी तो किसी के साथ होगा ना। हमारे मुल्क से ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अगर मैं नहीं जीतता तो मैं दूसरे खिलाड़ी को टीम से आउट कर दूं, मुकाबला करने की बजाय मैं उससे कहूं कि जनाब इसकी टीम पर पाबंदी लगा दो। मुकाबला करने की बजाय मैं चाहूं कि ये टीम जो है बिल्कुल फारिग और साथ चली जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बड़ी क्लियर बात है जी। महंगाई पे मुनाजरा जो है ना, वो मोहम्मद बूटा कुल्चियों वाला जो है ना, उससे कह दें। कुल्चों वाला? हाँ। और मराइदीन जो फल बेचता है उससे कह दें, वो भी आके बता देगा। ओ यार हम किस मुल्क में रहते हैं? और यहाँ पर माल्टा लेने जाए ना, उसे कहे भाईजान कितने का दर्जन है? कहना किलो मिलेगा। कितने दर्जन? अच्छा जी, अच्छा भाईजान किलो कितने का? 300 रुपये का किलो। अगर तो बड़ा माल्टा लेना है 400 रुपये का किलो। भाईजान कितने चढ़ेंगे? 4। तो यार 30,000 में एक शख्स जो इन्होंने कहा 35,000 कम पेश तनख्वाह, वो भी किसी को नहीं मिल रही ना, वो भी नहीं होगी, उस पर भी गुजारा नहीं होगा। तो कहां पे ये कहते हैं कि जनाब सस्ती चीजें हो गई? सर यहाँ पे तो लाख वाले का गुजारा। ये बंदा जिंदगी में फल नहीं खा सकता। इस सैलरी वाला बंदा जिंदगी में गोश्त नहीं खा सकता। इस तनख्वाह वाला बंदा अपनी पूरी जिंदगी में किसी शादी ब्याह गमी खुशी में नहीं जा सकता। अपने बच्चों को ईद के कपड़े नहीं सिला के दे सकता। अपनी मां को मेडिसिन लेके नहीं दे सकता। अपने भाई को स्कूल के लिए फीस नहीं दे सकता। अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। और यहां पे दावे होते हैं, यहां पे लिखा जाता है, आज भी कहा गया कि जिसने तनख्वाह बढ़ानी है, हमारी जो तनख्वाह बढ़ी है, जिसने नहीं बढ़ानी वो लिख के दे दे। और तुम चाचे लगते हो, तुम मामे लगते हो। क्यों अरकान असेंबली की तनख्वाह भरे भाई? क्यों पार्लियामेंट में बैठे लोगों की तनख्वाह भरे? तुम अवामी रहनुमा हो, अवामी हिदमत गुजार हो, तुम्हें तो चाहिए घरों से ला कर दो। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ कसम खा सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं। ये कसम खान जो कभी नहीं गा। क्या करेगा मुझे लगता है 35,000 रुपये वाला भी, 35,000 वाला भी। ये देखे, इस पे मैंने ये नहीं लिखा दूध चाय नहीं पी सकेगा। अगर उसका दिल भी करेगा चाय पीने को नहीं पी सकेगा। और इस पे 3 टाइम की रोटी नहीं है, नाश्ता उसे चाय के बगैर करना पड़ेगा। अगर वो पराठा पकता उस घर में तो नहीं पकेगा। अगर उसे सब्जी लानी है रोजाना की, नहीं ला सकेगा। पानी में भिगो के रोटी खाएगा। ये हंसी वाली बात नहीं है ना। ये हमारे लिए, हमें भी और हुक्मरानों को, हमें क्या हुक्मरानों को सोचना चाहिए। क्या जवाब दो घरों से हमेशा दावे करते हो कि हम मुसलमान हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा नहीं दौर? क्या जवाब मिला था? उस बुढ़िया की कहा बात का इल्म है ना। एहसास कहते हैं, एहसास क्या एहसास है? किसान मर गया, ज़राअत मर गई, खत्म होकर रह गई। आपके यहां पे आरती माफिया जीत गया। आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां 0। आम आदमी मरने के करीब है।
तो जिस तरीके से तिफल तसल्लियाँ दी जाती हैं, जाने कब तक दी जाती रहेंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत से किस हद तक मुतमईन है। हुकूमत की कारकर्दगी गुड गवर्नेंस के हवाले से, मईशत के हवाले से, उसके किए गए दावों के हवाले से, अवाम की हिमायत के हवाले से, अपोजिशन ताल्लुक के हवाले से, किए गए वादों के हवाले से, और इत्तेहाद जिन बुनियादों पर था उसकी तकमील के हवाले से। और अभी हालिया सूरत हाल में जिस तरीके से अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है, हुकूमत के इत्तेहादी उसको किस नज़र से देखते हैं, और जिस तरह हुकूमतों में मवाजना किया जा रहा है सूबाई हुकूमतों में, वो किस हद तक दुरुस्त दिखाई देता है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने। चंद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चंद साहब, सबसे पहले तो गवर्नर पंजाब साहब की उस स्टेटमेंट पे कोई मौक़िफ़ अपनाएगा जो वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के करीब हैं, तो ये अभी की सूरत हाल है, यानी 5 साल हुकूमत पूरी करती दिखाई नहीं देती? देखिए जी, बड़ी मेहरबानी, एक तो आपने इनवाइट किया। देखिए, हमारी पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और एक यंग चेयरमैन है, और पीओ पार्टी के वर्कर की ख्वाहिश है कि पीओ पार्टी इक़्तिदार में आए और बिलावल भुट्टो चेयरमैन बने। और इस मुल्क में एक नौजवान और मॉडरेट लीडरशिप की ज़रूरत है, जो ना किसी मजहबी टच में आता हो और ना कारपोरेट सेक्टर का नुमाइंदा बनता हो, और कुछ जमहूरियत और पार्लियामान की इज्जत करे। मैं अभी राना साहब के जज्बात सुन रहा था, तो उन जज्बात को मद्देनजर रखते हुए ये अवाम के जज्बात की है, और अलमिया ये है कि हम लोगों ने अपनी इज्जत खुद कम कर दी है एज ए सियासतदान, एज ए पोलिटिकल वर्कर। ये हकीकत है कि अवाम मायूस है, और अब मायूसियों को ख़त्म करने के लिए हम समझते हैं कि 2008 में भी इसी तरह अवाम मायूस थे। ज़ियाउल हक के दौर के बाद भी मायूस थे, तो शहीद बीबी आई और उसने कुछ मायूसियों को ख़त्म किया, लेकिन साजिशें भी अरूज पे थी। और फिर 2008 में आप देख लें कि क्या इज्जत थी इदारों की मुशर्रफ के 11 साल दौर के बाद, तो किस तरह अवाम में हमारे इदारों की इज्जत क्या थी, और किस तरह अवाम में जो सूरत हाल थी दहशतगर्दी के हवाले से, महंगाई के हवाले से। तो पीओ पार्टी की हुकूमत आई, 18वीं तरमीम, ये बहुत सारे ऐसे काम हुए कि कुछ एतमाद बहाल हुआ, लेकिन साजिशें भी हुई। ठीक है, हमसे गलतियां भी हुई, गलतियां हर गवर्नमेंट से होती हैं, हर जमात से होती हैं, हम मानते हैं, लेकिन एक प्रोपोगेट भी एक भरपूर तरीके के साथ किया जाता रहा। और अब जाके जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह हर सूबे में आपस में लड़ाई है, इस वक्त हमारे मसाइल क्या हैं? हमने इस मुल्क को एक इकट्ठे करना है, इस मुल्क को एक कौम बनाना है। चारों सूबों की जंजीर बेनजीर वाला अब एक दौर, अब आप देख लेना, पंजाब का बंदा बलोचिस्तान नहीं जा सकता, हमारे नाई को, हमारे मोची को, हमारा दुकानदार भी वहां महफूज में कत्ल हो सकता है। अब इसी तरह केपीके में भी आधे केपीके में हम नहीं जा सकते। इसी तरह हम सूबों को भी हमने आपस में लड़ा दिया। इस वक्त जरूरत है एक ऐसी लीडरशिप की जो सूबों को इकट्ठा करे, जो वफाक की इकाई बने, जो वफाक को मजबूत करे, जो पाकिस्तान को मजबूत करे और रियासत को मजबूत करे। तो वो देख लें आप पाकिस्तान में कौन सी क्यादत है सिवाय बिलावल के जो और कर सकती है। तो हमारे ख्याल में बिलावल बेस्ट चॉइस है। तो बाकी ठीक है। नदीम अफजल चंद साहब, आपके इलाके में कोई शहद की नहरें, दूध की नहरें, आपके अस्पतालों में बेड शेड बड़े साफ़ सुथरे, आपके वहाँ पे लोगों को हर चीज़ सस्ती मिल रही है? राना साहब, जहाँ तक हेल्थ का तल्लक है, जहाँ तक दवाई का तल्लक है, यकीन जानिए हमारे इलाकों में आजकल एक नया अलमिया चल पड़ा है कि जिस गायनाकोलॉजिस्ट के हवाले से, गायनी के हवाले से, हमारे पहले हम दाइयों से, हमारे देहातों की औरतें दाइयों के मरूने मिन्नत होती थी, उनकी सेहतें भी ठीक होती थी। अब थोड़ा सा जमाने में जिद्दत आई है तो दाइयों का निज़ाम गया, अब हर कोई हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है, और गरीब आदमी जो चेकअप भी करवाने जाता है और 60-80,000 रुपया गायनाकोलॉजिस्ट को दे के ऑपरेट करवा के वापस आते हैं, और फिर वो आके या गुर्दे बेचते हैं या किसी जिम्मेदार के यहाँ एडवांस लेके, पट्टे के ऊपर एडवांस लेके, समझे गुलामी की जंजीरें पहन के अपना इलाज करवाते हैं। यह है देहातों की पोजीशन।
एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे थे कि जितनी सस्ती सब्जियां आज हैं, जितनी चीजें सस्ती आज हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से किसान तो बेचारा रुल गया है। अब आप क्योंकि हमारा जो बाबू बैठा है वो तो बाजार से मार्केट कमेटी के इतनी रेट ला के ऊपर की वजीर आला वजीर आजम लेवल की मीटिंग में दिखा देते हैं कि आज ये रेट है। ये नहीं बताते कि इस रेट की वजह से किसान तबाह हो रहा है या कंज्यूमर को भी कोई फायदा हो रहा है। मैं तो अपना टमाटर 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ, लेकिन रेडी से 8 फीसदी होता हुआ जब कंज्यूमर के पास, ग्राहक के पास पहुंचता है वो 100 रुपए किलो हो जाता है। जिम्मेदार को 10 रुपए मिलते हैं, वो 90 रुपए कौन ले रहा है दरमियान में। तो ये कहने में किसी को पता भी नहीं है मार्केट जो फार्मूला है, जो मार्केट की सच्ची बात है। हमारे हुक्मरानों को सिर्फ अपनी जाती नमूद व नुमाइश का इस वक्त फिक्र है। ये इनका पुराना वतीरा है, देख लें कर लें हमारी इशराफिया, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमतों से मामला बढ़ जाएंगे। लेकिन चंद साहब, हुकूमत को देखें तो अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं जब दिल चाहे मरियम नवाज की 1 साला कारकर्दगी का मुआयना करवा लें। अज़मा बुखारी साहब मेरे लिए काबिल नाम है, लेकिन मैं आपकी वसातत से किसी भी मीडिया चैनल पे मेरे साथ आके वो डिबेट कर लें फिगर एंड फैक्ट्स के साथ, मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। फैसला अवाम पे छोड़ेंगे या व्यूअर्स पे छोड़ेंगे, मैं उनको मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ कि पंजाब में कारकर्दगी के हवाले से वो मेरे साथ डिबेट कर। चंद साहब, कब तक इत्तेहादी होते हुए इसी कसम पुरसी में या इस तरह की कैफियत में वक्त गुजारते रहेंगे? देखिए जी, हम वर्कर हैं, हमारी नजर और होती है, क़यादतों की नजरें और होती है, क़यादतों के मसाइल भी और होते हैं, क़यादतों की सोच भी यकीनन वो देख रहे होते हैं। हमने तो अपने जज्बात मीटिंग के अंदर भी मीडिया के जरिए भी पहुंचा दिए हैं कि अदल नहीं होगा, जुल्म होगा, जबर होगा, घुटन का माहौल होगा। लोग हमेशा पीपल्स पार्टी को इस माहौल में याद करते थे कि पीपल्स पार्टी एक हवा का चौंका है। देखिए, आज बेशक हमारा सियासी मुखालफ है। अहमद नासिर चट्टा पंजाब में एक इज्जत, ईमानदारी का निशान होता था, ईमानदार सियासतदानों में। और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, मैं अगर दिन गोजरावाला गया कि उसका घर भी 2 दफा तोड़ दिया गया। उसका पुराना घर, उसका लाहौर वाला घर, कि सिर्फ वो इस पोलिटिकल जमात से उसका तल्लक है। भाई, आप लीडर्स को मारें, कुटें, जेलों में डालें, वर्करों का क्या कसूर है? वर्कर तो सब पार्टियों के सांझे होते हैं। ये माहौल, ये जबर पहली दफा देखा है, या पीपल्स पार्टी के दौर में देखा था जब पीपल्स पार्टी ने ये भुगता है ज़ियाउल हक दौर में, सुना है, पढ़ा है, किताबों में वीडियोस देखी हैं, कोड़े लगे हैं लोगों को, या फिर ये जबर का दौर अब शुरू हुआ है। तो ज़ियाउल हक दौर का तसलसल अब फिर वो, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जाती है। छोड़ दे महंगाई को, हर चीज को छोड़ दे, कम से कम अदल और इससे नफ्स लोगों की रहने दे। अदल खत्म होता जा रहा है और ये हमारी हुकूमत से, आपकी वसातत से बराह रास्त मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसे इक़्तिदार की तवालत नहीं होती। इक़्तिदार वो होता है जो इज्जत के साथ अवाम की नजरों में आप इज्जत के साथ, और इज्जत सच्ची बात है सियासतदानों की कम होती जा रही है समेत हमारे। चंद साहब, आपने अपनी क़यादत तक ये सारी चीज़ें बचाई। क़यादत की मजबूरी हो सकती है। एक ही बात आती है जब भी हम क़यादत से पूछते हैं, वो कहते हैं हमने निज़ाम को बचाना है। अवाम को मार दें, निज़ाम को बचा लें? देखिए जी, अवाम यकीनन पिस रही है, हमारी मजबूरियाँ ये, हमारे पास और ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन ये थी कि निज़ाम को हमने, घसे पुटे निज़ाम को हमने चलाना है। अब नून लीग के साथ हम बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो और हम किसके साथ बैठेंगे? अगर हम नून लीग की आज हमायत छोड़ दें तो असम्बली में किसी जमात की मेजॉरिटी नहीं रहती, असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाएंगी। क्या ये मुल्क इस वक्त नए इलेक्शन का मुकम्मल हो सकता है? और फिर मौजूदा इलेक्शन कमीशन का ये जो दायरा है, जिस तरह चल रहा है, जो एक पुराना कमर दिलशाद से शुरू होता हुआ राजा सिकंदर सुल्तान तक जो इलेक्शन कमीशन है, तारीख में जिनका नाम लिखा जाएगा पता नहीं कैसे अल्फाज में, तो इनके होते हुए, इस निज़ाम के होते हुए क्या फ़ायदा है इलेक्शन का? अरबों रुपया आप आवाम का डबो दें और फिर डिलीवर ना कर सकें। खरबों रुपया आप हमारी इकानमी में, इलेक्शन इकानमी लगा दें, लेकिन फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो। तो मैं समझता हूँ उससे पहले सियासतदानों को बैठ के एक माहौल बनाना पड़ेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। इस मुल्क में कोई निज़ाम, पार्लियामान की इज्जत तब भी होगी जब पार्लियामान फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए आएगी। अलमिया यह है
कि इस वक्त पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की पैदावार पार्लियामान नहीं है। चंद साहब, आपका ताल्लुक एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रहा, नजरियाती इख्तलाफात हुए, को 2 साल छोड़ दिया आपने, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो मौक़िफ़ वो अपना रहे हैं महंगाई के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से या अपने ऊपर मज़ालिम के हवाले से, वो किस हद तक दुरुस्त हैं उनका मौक़िफ़। दूसरा, मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि मकाफ़ात अमल है कि आज वही शख्स जो है अडियाला के अंदर मेरे अंडर बंद पड़ा है, तो क्या ये मकाफ़ात अमल है और क्या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है? देखिए जी, मुझे पहले जब मैं इमरान खान साहब के साथ होता था तो उनकी भी सोच पे मुझे अफसोस होता था जब वो कहते थे कि एयर कंडीशन उतार लो, ये कर दो, वो कर दो, और वो तानाजनी करते थे पॉलिटिकल शख्सियात के ऊपर। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में अपोजिशन के मुतालिबात, आज अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने मनाजरे का चैलेंज दिया, अपने ऊपर जो मजालिम हैं उनका हवाला दिया, फिर ये कहा गया कि मुलाकातें मानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दी गई हैं, उन तक रसाई महदूद कर दी गई है, और वही गिले शिकवे जो माजी करीब में दिखाई दे रहे थे उन्हीं का तसलसल दिखाई दे रहा है। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सतह पे इस वक्त इंतशार देखने में आ रहा है और दरार वहाँ पे पैदा हो रही है। बादी नज़र में हुकूमत का ये बयानिया किस हद तक मजबूत है या फिर इसको लेबल लगाया जा रहा है किसी एक दो शख्सियात की वजह से और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात ये करेंगे कानूनी मंजरनामे के ऊपर कि जो केसेस चल रहे थे उनका मुस्तकबिल क्या है, और वो जो अभी चले ही नहीं, जिनकी समाअत ही नहीं हो सकी, उस हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला या उनकी टीम सोचती है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वकील बानी PTI फैसल चौधरी साहब ने। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल चौधरी साहब, जिस तरीके की बातें चल रही हैं, कोई एक पार्टी से निकल रहा है, कोई कहता है जाके कान भरे जाते हैं, हंगामा आराइयाँ हो रही हैं, उस पर जवाब पेश किए जा रहे हैं, सुलह सफाई की बातें होती हैं, फिर इनकार हो जाता है। पार्टी के अंदर इतनी अफरा तफरी इतने दिनों में किन वजूहात की बुनियाद पे है? उसकी वजह बड़ी सिंपल है। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और पार्टी मैनेजमेंट जो है वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सियासी एक्सपोजर नहीं है, उनकी इनएबिलिटी है पॉलिटिकली, और वो रेजिमेंटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी चाहते हैं जो कि कभी भी नहीं हो सकती। इमरान खान साहब मुख्तलिफ आराज़ सुनते हैं, बड़े तहम्मुल से सुनते हैं और हर किस्म की वो बात करते हैं। इमरान खान साहब के कान कौन भर सकता है, ये तो एक खैर बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुसलसल ये बात करते रहेंगे तो इमरान खान साहब बहुत फेस सेविंग देते हैं हमेशा अपने दोस्तों को, पार्टी के लोगों को, लेकिन अगर मुसलसल एक काम होगा तो फिर ज़ाहिर है उस पर तो कोई एक्शन आएगा। बहरहाल ये जो अंदरूनी लड़ाइयाँ बात की जा रही है PTI में, देखिए PTI में इमरान खान साहब ही एक आवाज़ है, बाकी कोई मैटर नहीं करता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से जो भी है। अगर इमरान खान साहब किसी के ऊपर से हाथ उठा दें तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी शख्स जो है वो खुद को इनएविटेबल समझते हैं, होते हैं, ग्रेव यार्ड्स आर फिल्ड विद इनएविटेबल्स, लेकिन इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ है, कारकुनान की उम्मीद है, वो नैरेटिव भी वो देते हैं अंदर से बैठ के। जेल में भी इमरान खान अकेला जो है वो तमाम पार्टियों पे भारी है, और अगर उनके नैरेटिव को प्रॉपरली अडॉप्ट किया जाए, ड्रम बीट किया जाए और उनको आगे लेके जाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सूरत हाल से बहुत बेहतर सूरत हाल हो सकती है और होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कभी भी डिफेंसिव नहीं हुए और हमेशा वो उन्होंने खुल के अब बात की है और दबंग अंदाज से की है और एक हमेशा हक की बात की है। तो ये बात जो है, जैसे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको बहुत अच्छा होना है, मजीद अच्छा करने की ज़रूरत है, उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है और इश्यूज़ को लेके मजीद जो है उजागर करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब का जो लेटर है जो उन्होंने आर्मी चीफ को लिखे हैं, 3 लेटर, उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है और जो लीडरशिप बाहर मौजूद है उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है।
पार्लिमानी पार्टी हो या पॉलिटिकल कमेटी हो या उनकी, उसको इन तमाम लेटर्स को अपनी स्पीचेस का हिस्सा बनाना चाहिए, इंडोर्स करना चाहिए, उस पर रेजोल्यूशंस आनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं आई हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इससे जो है एक इफेक्टिव मैसेज आता है। बाकी ये छोटे मोटे काम है, ये पके राग नहीं है, ये ऐसे ही कोई छोटे मोटे लगे रहते हैं, हर पार्टी में लगे रहते हैं, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। फैसल साहब, क्या बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात अब 19 तारीखों पे होगी जिस पे तोशाखाना 2 का केस है, या उससे पहले मुलाकात हो सकती है? हनान साहब, आज भी मैं 3 घंटे बाहर खड़ा रहा हूँ। इमरान खान साहब की हिदायत थी और मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। आपको याद होगा कि अक्टूबर में 3 हफ्ते जो है वो वेट होता रहा और फिर अमेंडमेंट्स का एक सिलसिला चला गया। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को उस अक्टूबर के वाक़े के बाद किसी तौर पे भी जेल हकाम के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता, और इसकी हमारी तशफ़ी तभी हो सकती है या ख़ानदान के लोग मिलें तो वो हमें कन्वे करें कि वो ठीक है, या लीगल टीम जो है उसकी मीटिंग कराई जाए। ये कोई इलामिया, कोई प्रेस रिलीज किसी तरफ से आ जाए, हुकूमत की तरफ से या जेल की, वो हमारी तशफ़ी या इत्मीनान के लिए काफ़ी नहीं है। PTI के वर्कर्स इमरान खान साहब की ज़िंदगी और सेहत को लेके काफ़ी कंसर्न हैं, और मैं खुद बड़ा शाकी हूँ कि जिस तरह से 10-10 दिन की डेटें पड़ गई। राना साहब, हमारे बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद एक दिन की डेट आगे पीछे नहीं की जाती, लेकिन अचानक 10 दिन की डेट डाल देना और फिर वकला की और एक्सेस रोक देना, ये बड़ी अलार्मिंग बात है। तो इस पर मैं बिल्कुल सुबह भी जाऊँगा, वहाँ पे दूसरे वकला भी उम्मीद है सुबह आ जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके हम पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो। लास्ट टाइम आपकी जो तल्ख कलामी हुई थी अडयाला के हुकाम से मुलाकात ना करवाए जाने के हवाले से, फिर अब से बेजा में रखा जाना, और उसके बाद उसकी अगर आप उसके डॉट्स को मिलाना शुरू करें तो क्या दिखाई देता है कि ख़ास शख्सियात को रोकने की वजह है या मजमूई तौर पे ही हुक्मनामा है कि किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा? नहीं, वो इनफैक्ट मुलाकात नहीं था जी। देखिए, मैं डिफेंस काउंसिल हूँ तो मैंने हर केस में जाना होता है। इमरान खान साहब का मैं तकरीबन हर केस में डिफेंस काउंसिल हूँ, तो मुझे तो अडयाला जेल ट्रायल में जाना पड़ता है। तो वो मुझे सिर्फ रोका गया बिकॉज मैंने जो खत के कंटेंट्स हैं वो बाहर आके बयान किए थे, जो पहला खत था। बाद में भी करता रहा, तो उसके बाद जाके मैंने, जब मुझे रोका गया, मुझे अंदर नहीं मिलने दिया गया, तो मैंने बाहर जाके दोबारा दोहराए। तो मैं तो ज़ाहिर है जो इमरान खान साहब का मैसेज है वो तो एज इट इज़ जाता है और वो जाएगा जब तक हमें एक्सेस है, और तब भी जाएगा, नहीं होती तो तब भी पता है कि हमारे कायद जो है इमरान खान साहब कैसे सोचते हैं। मैसेज तो मैंने आज भी दिया है अडयाला के बाहर खड़े होकर, वही मैसेज दिया जो इमरान खान साहब बात करते हैं, और बिल्कुल ओपनली दिया है, और उसमें कोई लगी लिपटी मैं रखता नहीं हूँ और ना ही रखूँगा। तो डॉट्स क्या बनाने हैं जी, सीधी बात है। जब इमरान खान साहब के लेटर्स की तकलीफ है, इमरान खान साहब के जो कल एक मेरे ख्याल में कैंपेन हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो जवाब जो दिए गए हैं उसकी कोई मेरे ख्याल बुरा मान गए। हालांकि ये बात से बुरा मनाने वाली नहीं है राना साहब, ये तो नोटिस लेने वाली बातें हैं। ये तो वो कोर कॉन्फ्लिक्ट है जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने इशारा किया है। इन नुकात को एड्रेस किए बगैर पाकिस्तान इन मुश्किलात से कैसे निकलेगा? पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी जमूद है, एक स्टेगनेंसी है अपना इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर, और हमारी दहशतगर्दी बढ़ रही है, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। उसकी वजह जो है कि वो बढ़ता हुआ टेररिज्म, आज़ाद अदलिया कोई नहीं है, आज़ाद मीडिया नहीं है, इसको भी गैग कर दिया। पैकेज जैसे कानून जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं, क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर आवाज़ उठाना, अगर वो जुर्म है तो वो तो इमरान खान साहब वो जुर्म करते रहेंगे, वो कभी भी नहीं रुकेंगे। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये हमारे दोस्त गिला करते हैं कि जी वो ज़ुबान सख्त इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने कहा कौन सा एहसान आपने इमरान खान की ज़ात पे, उनके ख़ानदान से, उसकी पार्टी से, उनके कारकुनान से, उनके घर वालों से, इवन पार्लियामेंटेरियंस के बच्चों से, उनके घर तोड़ दिया आपने, तो कौन सा एहसान किया कि वो नरम ज़ुबान इस्तेमाल करे? तो वो ज़ाहिर है हक बात करते हैं। खान साहब के केसों की क्या पोजीशन आ रहा है? जिस केस पे सजा हुई उस केस की क्या पोजीशन है? बेल अप्लाई आपने? वो केस की अपील अभी लगी नहीं है जी, वो अभी तो कोर्ट पैकिंग हो गई है, उसकी एक आधी मेरे ख्याल समात हुई है और उसके बाद वो अभी समात आगे नहीं चली। तो वो अपील में हमने क्योंकि कन्विक्शन सेटिस्फाइड करने की दरख्वास्त की हुई है, तो वो देखते हैं कब लगती है अदालतों में। 26वीं यानी तरमीम के बाद जो एक सिस्टमैटिक चेंज लाया गया है, जिस तरह के जज भर्ती किए गए हैं, जिस तरह से जज
उठा के लाए गए हैं अपना एक, वो तो कोर्ट पैकिंग कहते हैं इसको अमेरिका में, यानी अपनी मर्जी के जजेस इंतजामी लगाए हैं। और उसका मतमा नज़र तो सिर्फ दो हैं, एक इमरान खान साहब के केसेस जो हैं कि सज़ा वही जो दिलानी है वही रहे। फैसल साहब, आप वो उस केस की बात कर रहे हैं, बड़े अरसे से 26वीं आईनी तरमीम वाले केस की समाअत के हवाले से गुजारिशात करते रहे, आज भी उसी पे बातचीत होती रही। उसका मुस्तकबिल दिखाई देता है, क्या उस पर कोई समाअत होगी? मुझे नहीं लगता जी कि मौजूदा सूरत हाल में उसकी समाअत होगी, और होगी भी तो हौसला अफजा नहीं होगी। लेकिन जाहिर है करना तो होता है, आवाज़ तो उठानी होती है। यहाँ पे अब सदाए एहतजाज बुलंद करना भी टेररिज्म करार दे दिया गया है। यहाँ पे तो सियासी इख्तिलाफ करने को भी टेररिज्म करार दे दिया गया, एंटी टेररिज्म के पर्चे हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये अदालतें जिस तरह से नाकाम हैं शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में, लोगों को निज़ाम अदल से तो उनका वैसे ही एतमाद ही उठ गया। और ख़ासकर जो इमरान खान साहब को जिस तरह से सज़ाएँ दी गई हैं, तो लोग समझते हैं कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है। लेकिन इसके बाद भी बावजूद अदालतों की तरफ से चुप रहना, पटिशनों का ना लगना, फैसला होना तो दूर की बात है, पटिशन का ना लगना या पटिशन का लगना है तो फिर उसको मनपसंद बेंच के सामने लगना, या जजेस जिनके ऊपर काफ़ी पहले शकूक व शुबात होते हैं उन पर तो लगा के फिर तारीखें लंबी डाल देना, जैसे इस केस में हुआ है, कोई वजह ना देना, अचानक सुबह फ़ोन आ जाता है जी कि आज केस इतना चला गया, आज केस उतना चला गया। तो इन मामलात को देखते हुए मैं तो कोई इस कोर्ट से उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ पे वो दिलों को फेरता है और अल्लाह ताला की कुदरत है, वो किसी वक्त भी कुछ कर सकते। आपको खान साहब की रिहाई कब तक नजर आ रही है? लीगली स्पीकिंग तो बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। खान साहब को अंदर रखना एक चैलेंज है। अब हतमी तारीख तो मैं खान साहब नहीं देता, उसकी वजह यह है कि मेरा प्रोफेशन जो है वो डिमांड करता है कि मैं ऑब्वियसली मैं कोई सितारा शनास तो हूँ नहीं कि ना मैं उस तरह की बातें करता हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उम्मीद वासक रखें। और जिस तरह से हम सियासी एक बनाया है, सितारा शनास फैसल भाई नहीं है, लेकिन ज़माना शनास तो हो गए होंगे। हाँ जी, ज़माना शनास तो बहुत हम जिम्मेदार हैं, तो हम बचपन से ही हो जाते हैं। तो हमारा तो काम ही लोगों की करना होता है। तो एनीवेज ये तो चलता रहता है जी। तो इंशाल्लाह जल्दी है जी, कोशिश है मेरी। तो एक ही यासिर साहब और राना साहब एक ही पॉइंट है मेरा, वही है कि इमरान खान साहब कैसे रहा हूँ। बाकी ये पैटी पॉलिटिक्स है, ये लोगों को नहीं समझ में आती कि इमरान खान के बगैर कोई कुछ भी नहीं है। जो भी कोई तुरम खान बन रहा है, उनको ये समझ होनी चाहिए कि इमरान खान होंगे तो वी स्विम एंड सिंक विद इमरान खान, उनके अलावा कोई और बात नहीं है, बाकी सारी कहानी है। तो फिर फैसल भाई सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नोक झोंक अवामी सतह पे की जाती है? जैसे फवाद चौधरी साहब के बारे में कोई और बोली जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने शेख वकास अकरम साहब पे कह दिया कि उनका करियर कहाँ से शुरू हुआ, और फिर उन्होंने ये कह दिया कि प्लांटेड लोग हैं। मालूम है कि बानी मौजूद नहीं है, दूसरी तरफ से भी बातें हैं। तो ऐसे वक्त में मुत्तहिद रहने की बजाय वो क्यों तफरीक पैदा हो रही? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। पब्लिक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और हर किसी को ग्रो करने की ज़रूरत है। मैंने वही कहा है ना कि हर बंदा जो ये समझता है कि खार को पीटीआई के लिए इनोवेटेबल है, वो गलत खाम ख्याली में, चाहे वो लीडरशिप में हो या कोई और हो, ये बात अपने जहन से निकाल दें। पीटीआई इज़ ऑल अबाउट इमरान खान, और इमरान खान ही पीटीआई है। बाकी जो बातें ये जो हो रही हैं, ये जो हमेशा एक सिलसिला चल रहा है, इसको रुकना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन एक चीज़ पे होनी चाहिए ना, कि इमरान खान को बाहर निकालना कैसे है, उस पर जो है फोकस करें, उस पर बात होनी चाहिए। बाकी बातें तो लायानी है, वो तो बिल्कुल उनका मानी ही नहीं है, बिल्कुल उसको करने के भी कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो सबकी सियासत हो जाएगी पीटीआई वालों की, नहीं निकलेंगे तो फिर सबकी हैसियत 0/0 है। तो सुलह करवा दी आपने फवाद साहब की और शुएब शहीन साहब की? पक्की सुलह करवा दी है कि नहीं करवाई? नहीं सर, वो अपना उसमें मेरे ख्याल में शुएब ने मुझे बताया था उधर जो उसका वाक़या हुआ था, तो मैंने उसे कहा था कि ये गलत बात है, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता। लेकिन बाद में जो उन्होंने किया जाके, तो फिर वो कर लें जाके जो भी करना उन्होंने। इस तरह से मैं तो इन बातों में नहीं पड़ता। मेरी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात है,
मैंने फवाद साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि देखें इस वक्त हमारा मतमा नज़र सिर्फ उनकी रिहाई होना चाहिए, बाकी ये बातों को आपको तो नोटिस भी नहीं लेना चाहिए कौन क्या कहता है, ये तो ऐसे बातें लोग करते रहते हैं। तो एनीवेज फवाद साहब ने जो किया मैं उसको एंडोर्स नहीं करता, बिल्कुल मैं पब्लिकली कह भी चुका हूँ और आज भी आपके भी तवज्जो से कह रहा हूँ। लेकिन इसका इमरान खान साहब के या पार्टी से नहीं होना चाहिए ताल्लुक। ये दो लोगों की लड़ाई है, उसमें पार्टी हमें जंप इन कर गई है और ख़ासकर जब इमरान खान साहब को शिकायत लगाई गई उन्होंने नोटिस नहीं लिया इस बात का, उनके अपने मामलात थे, तो उस पर गौर करना चाहिए। तो ये मेरी नज़र में तो गैर ज़रूरी मशक पार्टी की तरफ से भी हुई है और फवाद साहब की तरफ से जो मामला हुआ है मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता। तो दोनों तरफों को बड़ा होने की ज़रूरत है। फैसल साहब, मजमूई तौर पे ये जिस तरीके से अब बातें ये हो रही हैं, फहरिस्तें मुरतब हुई हैं, लोग निकाले जाएंगे, अब हसन रऊफ साहब को देखें तो वो आपकी तरफ भी इशारा करते हैं, तो ये किस समत को इस वक्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये किस बुनियाद पे चल रही हैं, ये किस इन्फॉर्मेशन की? अच्छा वो कौन है? थिंक टैंक के सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई थिंक टैंक है जिसने आज तक स्ट्रैटेजी दी है इमरान खान को बाहर निकालने की? वो कौन सा थिंक टैंक है जो कि इमरान खान की राय की बात नहीं करते? वो कौन सा थिंक टैंक है जिसने आज तक एंडोर्स नहीं किया लेटर्स के कंटेंट्स को? वो कौन सी मैं बात नहीं करना चाहता बिकॉज उस आगे बहुत प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की राय के अलावा कोई और ऑप्शन होना चाहिए। मैं यहाँ पे ना किसी का मरहून मिन्नत हूँ ना किसी की वजह से हूँ, मेरा सिर्फ इमरान खान साहब से ताल्लुक है। उन्होंने मुझे बुलाया है, उन्होंने मुझे इंटरेस्ट किया है, वो कहेंगे तो मैं उनके साथ रहूँगा। वो जब कहेंगे कि आपने नहीं करना तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं उसका बुरा भी नहीं मानूंगा। वो मेरे बड़े हैं, वो उन्होंने हमेशा इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। बाकी ये मैं छोटे मोटे मामलात में नहीं पड़ता, मेरा ताल्लुक सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात के साथ है और उनकी रिहाई जो है मेरा मतमा नज़र है, उसके अलावा मेरी दिलचस्पी किसी चीज़ में नहीं है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है फैसल भाई, सुनने में आ रहा था कि बैकडोर कोई राब्ते हो रहे हैं, अलीमीन गंडापुर साहब से, खान साहब से मिलने की कोशिश हुई, पैगामात भी आए, आपने भी एक दो दफ़ा तस्दीक की कि खान साहब ने कहा है, वो राब्ते ख़त्म हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए या कुछ और है? मेरा ख्याल है कि वो राब्ते तो जारी रहते होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अली अमीन वज़ीर आला है तो उनके साथ राब्ते तो डेफिनेटली होते होंगे। वो राना साहब इमरान खान साहब ने डील नहीं करनी, वो राब्ते होते हैं डील के लिए कि आप इस तरह कर लें, आप चुप कर जाएं, आप टाइम दे दें, हम आपको ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। इमरान खान साहब ने इस पैटी काम में नहीं पड़ना। उन्होंने बिल्कुल मुझे बिल्कुल क्लियरली बताया था कि यार ये ना मैं बनी गाला मुझे ऑफर आई है, पहले उन्होंने अटक में कहा कि आप बाहर चले जाएँ, तो मैं पाकिस्तान छोड़ के ना जाऊँगा, ना मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, ना मैंने बाहर कोई अपना एवन फील्ड में मेरी प्रॉपर्टी है, ना मैंने फ्रांस में मेरा कोई महल है, ना मैंने कोई सरे महल ख़रीदा हुआ है। मैं तो जो कुछ हूँ पाकिस्तान के अंदर हूँ, तो पाकिस्तान के में ही रहना है, जीना मरना है, ना मैंने बनी गला जाना है। मैं तो कोर्ट से निकलूँगा, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, सारे केस आपको पता सियासी हैं उनके खिलाफ। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मुझे ये कहा था कि भाई हम तो कोई किसी किस्म की डील में नहीं पड़ेंगे। तो फिर डील अगर नहीं करनी तो फिर बैकडोर मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं ना। तो हम इसीलिए तो अपने जो सियासी इंडेवर है वो कर रहे हैं, उनके साथ पोलिटिकल जमातों के साथ मिला रहे हैं। फैसल साहब, एक आखिरी सवाल ये बनता है कि जब हुकूमत के साथ बातचीत चल रही थी तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी किसी मुज़ाकरात का नतीजा है, तो फिर अगर वो ही नहीं मानने थे तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों थे? देखिए, हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो डेफिनेटली किसी मुज़ाकरात का ही नतीजा थे, लेकिन फिर उसके बाद हुकूमत को तो हमने इंडल्ज किया। आप कहा जाता था आप जैसे दोस्तों की तरफ, वो जी सियासी कुव्वतों को ये नहीं करते इंडल्ज, तो करके देख लिया आपने, मुलाकात तो नहीं करा सके। एक दफ़ा भी मुलाकात थी तो बेख्तियार कमेटी थी, हुकूमत तो वो कहा है साहब ने कि मैं शहबाज शरीफ को भिजवा दूँ। सीधी बात जो है, या तो फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोल में चले जाएं वापस, तो फिर पार्लियामेंट में जो भी मामला होता है वो होने दें। तो सियासी तौर पे इमरान खान का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला है ही नहीं उनका, तो इसलिए सारे डरते भी हैं। ये हुकूमत जो है थर-थर कांपती है उनसे कि वो ना उनको जलसे की इजाज़त देते उनकी पार्टी को। अब आलिया हमजा ने एनओसी मांगा, नहीं दिया, जुनैद ने वहाँ पे किया, पुरअमन जलसा किया, आराम से आए हैं लोग, मैं खुद भी वहाँ पे था।
तो इतना हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, उन्होंने आए हैं और आराम से जलसा खत्म हुआ है। हुकूमत जो है वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफज़दा है, इसलिए उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकती और इसलिए ये मामलात जो हैं ये किसी समझ को नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब इतना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।